नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो ऋषिकेश से है। यहां के ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल की विंड वायर टूटने से हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि पुल को सपोर्ट देने के लिए वायर लगाई जाती हैं, जो अचानक ही टूट गई। आनन फानन में पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आम बात है। पुल के साथ ही बजरंग सेतु का काम चल रहा है, जिसमें तार शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से ही वायर टूट गई। फिलहाल एहतियातन प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी। इधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों का हाल जाना। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर और स्टाफ को इलाज में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने कहा कि मामले में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कुट्टू का आटा बेचने वाले थोक और फुटकर दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि हरिद्वार में आज सुबह कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटना हुई है, तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश किए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अब जागा है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू का आटा बेचने वाली कई थोक और फुटकर दुकानदारों से सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम समय समय पर सैंपलिंग करती रहती है और फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद से सैंपलिंग की कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। जो है कि रुड़की में भी किया, रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया एंड ये श्यामपुर कांगड़ी की साइड सैंपलिंग की जा रही है और अभी तक हम लोगों ने 6 सैंपल लिख के ले लिए गए हैं। तो पहले भी नहीं, उससे पहले भी हमारे यहाँ से हर समय सैंपलिंग होती रहती है। इन दिनों सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो समय पर टेस्ट हो पा रहा है और ना ही रिपोर्ट मिल पा रही है। कोरोना काल में उपनल और पीआरडी के तहत ड्यूटी पर लगाए गए 2200 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का असर अब अस्पतालों पर दिखने लगा है। टेस्टिंग से लेकर एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज में तो हालात ये हो गए हैं कि एक आदमी को 10 लोगों का काम करना पड़ रहा है। न स्टाफ है, न सफाई कर्मचारी। यहाँ तक कि 9 एम्बुलेंस में सिर्फ 3 ड्राइवर हैं, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, जांचें जैसे प्रॉपर पहले होती थी 24 आवर्स, हम लोग कोशिश तो पूरी करते हैं कि 24 आवर्स कर पाएं, बट काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उतना सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। और इस समय जो है हम 3 ड्राइवर हैं और मेरी नाइट ड्यूटी थी। कल आया था मैं 7:30 बजे ड्यूटी और अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ। 11 बज चुका है, क्योंकि यहाँ ड्राइवरों की बहुत कमी है। अब तीमारदारों की सुनिए, अटेंडेंट है नहीं और जो है भी उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए वार्ड में कई मरीज शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। परेशानी यही है कि स्टाफ नहीं है। 2 दिन से यहाँ पे मतलब एडमिट है मेरा भाई, तो उसको इमरजेंसी में ही रखा हुआ था। कोई ऊपर स्टाफ ही नहीं है जो कि ऊपर कोई देखेगा, फिर नीचे रख। पहले तो सरकारी अस्पतालों के हालात वैसे ही किसी से छिपे नहीं हैं, ऊपर से इन दिनों मरीजों और तीमारदारों का हाल भगवान भरोसे। ऐसे में जल्द ही अगर मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया तो अस्पतालों में लोड इसी तरह से बढ़ता जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सरकार भी बन गई और कैबिनेट का गठन भी हो गया, लेकिन सीएम पुष्कर धामी को अभी उपचुनाव लड़ना है। चर्चा यह भी है कि सीएम चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। सीएम पुष्कर धामी को 6 महीने के भीतर किसी एक सीट से चुनाव जीत कर आना होगा। ऐसे में वो कौन सी सीट होगी, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खासकर दोबारा सीएम बनने के बाद धामी के चंपावत के पहले दौरे में ही इन चर्चाओं को और तेज कर दिया गया है कि धामी चंपावत से ही बाई इलेक्शन में उतरेंगे। चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले धामी के लिए सीट छोड़ने का ऑफर दिया था। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भी मानते हैं कि धामी के लिए चंपावत सीट ही सबसे मुफीद रहेगी।
चंपावत सीट में हमारे जो पुराने माननीय विधायक जी चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, वहाँ काम भी किया है। और चूँकि धामी जी का लगा हुआ क्षेत्र भी रहा है, काम करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि वो निर्णय लेंगे तो सकारात्मक रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने के अंदर विधायक बनना है, और जहाँ से पार्टी हाईकमान कहेगा और जो सीट खाली होगी उसी से चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक है। तो अब देखते हैं भविष्य में जो सीट खाली होगी वहाँ से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लगभग 96,000 मतदाता वाली चंपावत सीट मुख्यमंत्री की परंपरागत खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई है। चंपावत सीट लगातार दूसरी बार बीजेपी के खाते में गई है। वहीं चंपावत से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच स्थानीय लोग भी खासे उत्सुक हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो एक युवा हैं, उनके अंदर एक नया जोश है, जो कि वो युवाओं की जो है समस्याओं को समझ सकते हैं। अभी हमारे पास जो युवा वर्ग है, बेरोजगार है, हमारे शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, परिवहन की जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए वो जो आजकल जो समस्याएं हैं उनको समझ सकते हैं भली भांति। और पूरा प्रधान संगठन और इस क्षेत्र की जनता उनके चुनाव लड़ने पर उनका पूर्ण सहयोग करेगी। सीएम बनने के बाद सबसे पहले चंपावत का दौरा। चंपावत में 2 दिन में जनसभाएं, मां पूर्णागिरी के मंदिर में पूजा अर्चना और चाय की दुकान पर चाय पीना, ये संकेत हैं कि इन 2 दिन में सीएम वहां की जनता के मन की थाह ले आए हैं। संभावना ये भी है कि सीएम बिना देरी जल्द ही इसका ऐलान भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर परिवहन निगम अपने खर्चे कम करने और घाटे से उबरने के लिए अपने बेड़े में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए बेड़े में शामिल बसों को भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। इसके तहत सभी जिलों और खासकर चारधाम यात्रा रूट पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इस समय परिवहन निगम करीब 150 करोड़ के घाटे में चल रहा है। इसलिए 2-3 सुझाव मैंने विभाग को दिए हैं कि एक तो तत्काल सीएनजी की बसें बढ़ाई जाए, और दूसरा चारधाम रूट पर इलेक्ट्रिकल बसों की मात्रा बढ़ाई जाए, और एक प्रपोजल बनाएं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कम से कम चार्जिंग स्टेशन बने। इसके अलावा ऊर्जा की दिशा में उत्तराखंड अब आगे कदम बढ़ाने जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़ी परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा। इन 10 परियोजनाओं से प्रदेश को 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। दरअसल 2013 की आपदा के बाद प्रदेश में करीब 70 परियोजनाओं को बंद किया गया था, जिसका बड़ा कारण ये दिया गया था कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आपदाएं आने की संभावना है और परियोजनाओं से बड़ा खतरा है, जिसमें से 24 परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद करने के आदेश दिए थे। लेकिन इन परियोजनाओं के बीच 10 ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं थी, लेकिन इनको भी बंद कर दिया गया था। इन परियोजनाओं से करीब 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। अब दोबारा शुरू होने वाली इन परियोजनाओं की बात करें तो इनमें 300 मेगावाट की बवाला नंदप्रयाग, 252 मेगावाट की देवसारी परियोजना, 100 मेगावाट की नंदप्रयाग लंगासू परियोजना, 24 मेगावाट की भिलंगना 2A और 2B परियोजना के साथ 21 मेगावाट की भिलंगना 2C परियोजना भी शामिल है। वहीं 24 मेगावाट की मेलखेत, 13 मेगावाट देवाली, 6 मेगावाट कालीगंगा 2 के साथ 6 मेगावाट की कोटबूड़ा नगर परियोजना भी शामिल है। 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर कभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय केंद्रीय विद्युत, माननीय एनजीटी द्वारा और एनजीआरबी द्वारा, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, या भागीरथी इको सेंसिटिव जोन द्वारा या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा कभी कोई रोक नहीं लगाई गई। ये वो परियोजना है जिस पर केंद्रीय पावर मंत्रालय ने अलग अलग स्वीकृति देने की बात कही है, जिसमें से सबसे पहले 300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट पर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा।
तो इन 10 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार भी बहुत प्रयासरत थी, ऊर्जा विभाग, और इसको टेकअप किया हमने विद्युत मंत्रालय के साथ। विद्युत मंत्रालय ने भी इसमें यही स्टैंड लिया कि हाँ, जिन परियोजनाओं पे कोई भी आपत्ति नहीं की गई है कभी भी किसी एजेंसी द्वारा। इन परियोजनाओं के पाइपलाइन में आने से प्रदेश में चल रही बिजली की किल्लत तो दूर होगी ही, साथ ही प्रदेश में रोजगार के भी नए आयाम खुलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में फिलहाल 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी वजह से प्रदेश में आने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए पेड़ों को काटना जरूरी है। लेकिन अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कर्णप्रयाग से भराड़ीसैंण और कर्णप्रयाग से रानीखेत के बीच रोड का डबल लेन, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम प्रोजेक्ट, ये सरकार के कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से प्रदेश में आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। लेकिन इस विकास की भेंट 1 लाख से ज्यादा के पेड़ चढ़ चुके हैं। अब इससे पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। हम बस यही बात कह रहे हैं कि जो सालों पुराने पेड़ हैं, या तो जितने शिद्दत से ये पेड़ काट रहे उतनी शिद्दत से पहले पेड़ लगाए जाएं, तब हमको भी एक संतुष्टि रहे कि नहीं, पेड़ लगाए गए हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ एक कॉम्पनसेशन दे नहीं रही है। अभी भी दिल को यही लग रहा है कि जब ये पेड़ कट जाएंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जो कॉम्पनसेशन पेड़ों की बात है वो अपना ही साइड में चली जाएगी, उसका कुछ होगा नहीं। फिलहाल दून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर में तकरीबन 11,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। अकेले आशा रोड़ी की बेल्ट में 2,500 पेड़ इस प्रोजेक्ट की चपेट में हैं, जिसमें शाल का पूरा जंगल आ रहा है। शाल के ये पेड़ 100 साल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। लोगों का विरोध है कि वन विभाग एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाने की बात करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वही विभाग का कहना है कि पेड़ तभी कटते हैं जब इसमें कोर्ट से लेकर विभाग की NOC होती है। हम दरअसल ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जब पेड़ काटते हैं किसी भी सरकारी योजना के लिए, तो ये दावा करते हैं कि जो पेड़ काटा जा रहा है उसके बदले हम कहीं और पेड़ लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि कहीं और आज तक हमने कोई पेड़ देखा नहीं है, यदि इन्होंने लगाया तो कहीं हमें दिखाए। दूसरी बात, ये साल का पेड़ है, 100, 150, 200 साल पुराने हैं ये पेड़। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, विकास कार्य के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है, दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश हैं, सरकार भारत सरकार की तरफ से आदेश हैं, और यहाँ उत्तराखंड फॉरेस्ट, उत्तराखंड शासन सब जगह से इसके आदेश किए हुए हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट से प्रदेश के विकास को तो गति मिलेगी, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि पेड़ों के कटान के बाद नए पेड़ों को लगाया जाए, जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। प्रदेश में आज लोक सेवा आयोग की ओर से PCS प्री की परीक्षा करवाई गई। प्रदेश भर के 680 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। 2 पालियों में परीक्षा करवाई गई। एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर काफी कठिन आया है। वहीं अभ्यर्थी इस बात से खुश थे कि 5 साल बाद कम से कम परीक्षा तो हुई। वहीं 1.5 लाख से अधिक आवेदकों ने एग्जाम छोड़ दिया। जैसे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे उत्तराखंड का हमने पोर्शन सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वैसे इतना आया नहीं, जितना कि जो है हर साल से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए इसमें स्टार्टिंग से। कि 2016 के बाद 22 काफ़ी टाइम बाद ये लड़के काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस परीक्षा का, PCS परीक्षा का, बहुत टाइम बाद ये परीक्षा आई है। और एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। यहाँ जंगल में लगी आग फैलती जा रही है और स्कूल तक पहुँच गई है। स्कूल के 2 कमरे आग से जलकर खाक हो गए हैं। क्लासरूम में रखा हुआ फर्नीचर भी जल गया है। ये मामला गंगोलीहाट के खिरमांडे इंटर कॉलेज का है, जहां पर जंगल में लगी आग फैलते फैलते स्कूल तक पहुंच गई। स्कूल के 2 कमरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कमरों में रखे फर्नीचर भी जलकर राख हो गए।
आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री धाम की कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकालने के बाद गंगोत्री धाम में यात्रा तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगोत्री धाम की कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर खोले जाएंगे। धाम में रंग रोगन के कार्य के साथ ही दुकानें खुलने भी शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ यात्री नवरात्रि के चलते गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना के बाद पुरोहितों और व्यापारियों को भी इस बार अच्छी यात्रा चलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 संवाददाता बलबीर परमार ने यात्रा तैयारियों का जायजा लिया है, आप भी देखिए। एक बार फिर से बात करते हैं पिथौरागढ़ से आई बड़ी खबर की, जहां पर जंगल में लगी आग फैलती जा रही है और अब स्कूल तक पहुंच गई है। स्कूल के 2 कमरे आग की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि क्लासरूम में रखा हुआ फर्नीचर भी जलकर खाक हो गया है। ये मामला गंगोली हाट के खिरमांडे इंटर कॉलेज का है, जहां पर आग का दायरा बढ़ता चला गया और फैलते फैलते आग स्कूल तक पहुँच गई। हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रोती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयवर्धन, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? मैं आपको बताऊं कि पहाड़ों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिस कारण अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। ये वाकया भी यहाँ पर घटित हुआ। शुक्र इस बात की है कि आज संडे था, संडे को स्कूल बंद था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी इसमें हो सकता था। आग इतनी तेजी से फैली कि 2 कमरे पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गए हैं। पूरा फर्नीचर जल गया है। स्थानीय लोग और पुलिस ने मिलकर आग को बुझाने में सफलता तो पा ली है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दावाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वो किस तरीके से इंसानी जिंदगी के लिए एक तरीके का खतरा बन रही। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गंगोत्री धाम की कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकलने के बाद गंगोत्री धाम में यात्रा तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगोत्री धाम की कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। धाम में रंग रोगन के कार्य के साथ ही दुकानें खुलने भी शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ यात्री नवरात्रि के चलते गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना के बाद पुरोहितों और व्यापारियों को भी इस बार अच्छी यात्रा चलने की उम्मीद है। हमारे सहयोगी बलबीर परमार ने यात्रा तैयारियों का जायजा लिया है, वो भी देखिए। 18 पहुंचा और गंगोत्री धाम को हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का नजारा इस समय है। गंगोत्री धाम के कपाट पूरी तरह से बंद है और 1 माह से कम का समय अब रह गया है और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने को और पूरी तरह से तैयारी है गंगोत्री धाम में की जा रही है। जो पुरोहित है लगातार गंगोत्री धाम में संपर्क किए हुए हैं और जो प्रशासन है वो भी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। और ये मंदिर है इसमें जो अगले 1 माह से जो कम समय रह गया और 1 माह के बाद यात्रा सुचारू रूप से गंगोत्री धाम में चलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पुरोहित है हमारे साथ, उन्हीं से जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी चल रही है गंगोत्री धाम की। आजकल इसमें शयन सफाई और ये चुनना पेंट और ये कमरों में सारे जगह में चुनना पेंट का सफाई चल रही है और मंदिर में सारी ये सफाई चल रही है। गंगोत्री धाम का जो शुभ मुहूर्त है क्या है इस समय? वही है 2 तारीख को मई को गंगा जी वहाँ से चलेगी मुखोई मठ से और भैरव घाटी आएगी और 3 को यहाँ कपाट खुलेगा। एक रात भैरव घाटी रुकेगी और सुबह की 11:30 12 ऐसे कुछ टाइम है उसका तिथि के अनुसार में उस समय तब मंदिर। पर प्रशासन से क्या है, अब थोड़ा पानी आ जाए बस, और पानी रोक आ जाएगा तो पानी भी हो जाएगी। सारी व्यवस्था चल रही है अभी। बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं चकाचौंध करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और सिर्फ पानी की समस्या रह गई है जिसको पुरोहित मांग कर रहे हैं वो भी जल्दी से शुरू कर दे। तो कह सकते हैं कि कम ही समय रह गया है धाम को खुलने में और जो धाम की जो तैयारी है जोरों पे है और गंगोत्री धाम का कपाट जब खुलेंगे तो देश विदेश के जो श्रद्धालु है यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। गर्मी शुरू होते ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने से करोड़ों की वन संपदा राख हो जाती है। वन विभाग वही पुराने तरीके से आग को बुझाने में लगा रहता है। वहीं अल्मोड़ा के रवि टमटा ने आग को बुझाने के लिए नई तकनीक विकसित की है, जिससे आसानी से आग को बुझाया जा सकता है। ये गर्मी शुरू हो गई है और हमारा उत्तराखंड वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक का जो फॉरेस्ट गार्ड अन्य लोग जंगलों की आग बुझाते थे वो छापा से पेड़ की टहनियों से बुझाते थे, जिससे डिहाइड्रेशन का सामना लोग करना पड़ता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस मशीन के द्वारा हम बहुत ही कम समय में आसानी से आग बुझा सकते हैं। विकासनगर के हरबर्टपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक कमरे में चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक कमरे के इस अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जाता होगा।
ये हाल तब है जब राजधानी देहरादून से हरवटपुर महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में स्थानीय लोगों को उपचार के लिए विकासनगर और देहरादून के अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। में ये हॉस्पिटल है, ये बहुत पुराना है। यहाँ पर बहुत जगह की बहुत शॉर्ट है और आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है हमारा एक हरवटपुर अपना एक मुख्य कस्बा है, नगर पालिका क्षेत्र है और इसके आसपास बहुत से क्षेत्र जुड़े हुए हैं। वहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो मतलब यहाँ आकर सुविधा लेते हैं और उस सुविधा लेने तो आते हैं, पर उन्हें यहाँ जगह न होने के कारण उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बने और यहाँ के लोगों को, नागरिकों को सारी फैसिलिटी, हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी मिलें। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।